हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पीएफ से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज ईडीएलआई, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। होता क्या है, पहले इसके हिस्ट्री को हम लोग समझेंगे एंड देन इसके बेनिफिट्स और कंट्रीब्यूशन क्या है उसको समझेंगे। देखिए 1952 की बात है जब फर्स्ट टाइम एक एक्ट पास किया गया था, दैट इज प्रोविडेंट फंड एंड अदर प्रोविजंस एक्ट 1952। कौन सा था? प्रोविडेंट फंड एंड अदर प्रोविजंस एक्ट एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस। प्रोविजंस एक्ट 1952। और इसी एक्ट के सेक्शन 6C के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई इंश्योरेंस स्कीम ला सकता है। और इसी पावर को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 अगस्त 1976 को एक स्कीम लाया। आ तो गया था स्कीम पहले ही, लेकिन इफेक्टिव हुआ आपका 1 अगस्त 1976। और इस स्कीम का नाम दिया गया क्या? ईडीएलआई, यानी कि एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। नाइनटीन 1976। अब ये जो स्कीम था ये एप्लीकेबल किसके किसके ऊपर होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे? तो सबसे पहली बात ये कि ये जो स्कीम है, बताया गया कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी फैक्ट्रीज और अदर एस्टेब्लिशमेंट के, जितने भी एम्प्लॉयज जिनके ऊपर ये एक्ट लागू होता था। ये एक्ट मतलब कौन सा भाई? सिड एक्ट बोला गया बेयर एक्ट में, बेयर लॉ में। इट मीन्स की प्रोविडेंट फंड एंड अदर मिसलेनियस एक्ट जिस किसी भी फैक्ट्री या अदर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल था, उसके सभी इंप्लॉयज के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। यानी कि इंप्लॉयज ऑफ ऑल फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट जहां पर पीएफ एक्ट एप्लीकेबल था। अब इन एम्प्लॉयज को बेनिफिट क्या मिलेगा? देखिए जनरली होता क्या है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर में हो तो, अगर या फिर प्राइवेट सेक्टर में बड़े लेवल पे हो, बड़े लेवल इन सेंस कि आप एक स्किल्ड और मैनेजरियल स्किल में हो, तो आपकी जो सैलरी होती है वो अच्छी होती है। आप, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन इनके अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसके पीछे उसके फैमिली का केयर करने के लिए उनके पास कुछ फंड्स होता है। या फिर गवर्नमेंट, या अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो, या प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में है तो कंपनीज उनको अदर मेडिकल बेनिफिट्स या इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, तो उनको तो सपोर्ट मिल गया। लेकिन जो छोटे लेवल के अनस्किल्ड वर्कर है या सेमी स्किल्ड है या स्किल्ड भी है लेकिन बहुत लो लेवल पे है, तो ऐसे वर्कर्स के फैमिली को सपोर्ट कैसे मिले अगर इन फ्यूचर उनकी डेथ हो जाए ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड में, तो क्या होगा? उसी चीज को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट स्कीम जो था वो अप्रूव किया था, एप्लीकेबल किया था। जिसमें क्या था कि अगर किसी एम्प्लॉयज की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग हिज सर्विस पीरियड, यानी कि अब जब वो सर्विस में था उसी दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो फैमिलीज में है, जो नॉमिनी होगा या फैमिली में जो अदर मेंबर है, अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो अभी देखेंगे हम लोग, उसको कुछ पैसा दिया जाएगा सो दैट वो अपना घर चला सके, अपना फैमिली, कहीं ना कहीं उनको जो सपोर्ट चाहिए फैमिली को चलाने के लिए वो मिल सके। तो उसी चीज की बात करें हम लोग, तो एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है वो मैंने बताया। ये एप्लीकेबल नहीं होता है टी फैक्ट्रीज के ऊपर। कहां पे भी? टी फैक्ट्रीज ऑफ आसाम, यानी कि हर जगह नहीं, सिर्फ आसाम में जो टी फैक्ट्रीज है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब यहां पे दूसरी बात अगर हम करें,
बेनिफिट क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, वो मैंने बताया। जो बेनिफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा, बेनिफिट गिवन टू स्पाउस, या ये क्या है कि विडो एंड चाइल्ड। जो एम्प्लॉय की वाइफ होंगी, विडो उनकी, उसको या उनके बच्चों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशन लगाया गया कि भाई किसको किसको नहीं मिलेगा। चाइल्ड में भी कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। किसको किसको नहीं मिलेगा, तो सबसे पहला बोला गया जिसको नहीं मिलेगा उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको नहीं मिलेगा, यानी कि सबसे पहला बोला गया मैच्योर्ड सन, यानी कि एम्प्लॉय का वो लड़का जो अटेन कर चुका है एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योर्ड हो चुका है। और ये कहां पर डिफाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो 18 प्लस हो चुका है, तो उसको नहीं मिलेगा। अगर ग्रैंड सन है, मतलब एम्प्लॉय का जो लड़का था उसकी भी डेथ हो चुकी है, उसका लड़का था यानी कि ग्रैंड सन, वो भी अगर मेजोरिटी ऑफ एज ऑफ मैच्योरिटी को अटेन कर चुका है, यानी कि वो भी अगर, डायरेक्टली मैं लिखता हूं ग्रैंड सन, या नहीं ग्रैंड सन नहीं, सन ऑफ डिसीज्ड सन, यानी कि मरे हुए लड़के का लड़का, वो है अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी, जैसे ही वो मेजर हो गया यानी कि 18 प्लस हो गया, उसको भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डॉटर्स के, यानी कौन से डॉटर, मैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर जिनका जो हस्बैंड है, हुज हस्बैंड और अलाइव, मतलब कि एम्प्लॉय की वो बेटी जिसका हस्बैंड अभी जिंदा है उसको भी नहीं मिल सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं एक और, ग्रैंड डॉटर जिसका हस्बैंड जिंदा उसे भी नहीं मिल सकता है। डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन ग्रैंड डॉटर के आगे फिर कौन सा, डॉटर ऑफ, मैरिड डॉटर ऑफ, मैरिड डॉटर ऑफ डिजीज्ड सन, whose husband were alive, उनको भी नहीं मिल सकता है। या फिर वाइफ ऑफ सन ऑफ डिजीज्ड सन, यानी कि बहू, लड़के के लड़के की वाइफ जो होगी वो उसको भी नहीं मिल सकता, वाइफ ऑफ सन ऑफ डिजीज्ड सन हुज हस्बैंड इज अलाइव। मतलब देखो ना, पहले ही इन लोगों को हटा दिया है कि भाई ऐसे लोगों को नहीं मिल सकता, यानी कि बहू को भी नहीं, सिंपली कह सकते थे कि ग्रैंड सन की जो वाइफ होगी उसको नहीं मिलेगा अगर ग्रैंड सन जिंदा है तो। फिर मिलेगा किसको, तो पहली बात कि ये उसी को मिलेगा जिसका नाम मेंशन होगा एज नॉमिनी। अगर इनमें से किसी का भी नाम मेंशन है एज नॉमिनी, अगर ये है तो फिर इन्हीं को मिलेगा। कोई भी कंडीशन चेक करने का कोई जरूरत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नॉमिनी होगा नहीं हो रहा तो इफ नो नॉमिनी परसिस्ट या सब्सिस्टिंग एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, कि जब एम्प्लॉय की डेथ हुई उस समय कोई नॉमिनी इंटर नहीं था एम्प्लॉय के द्वारा, देन किसको मिलेगा, तो फिर बात करेंगे कि ऐसे को मिल सकता है, स्पाउस और चाइल्ड को मिलेगा। भाई सिंपल है, स्पाउस या उसके जो चाइल्ड होंगे उनको मिलेगा। स्पाउस बोले तो यहाँ पे विडोड, जो उनकी विधवा होगी उनको, या फिर उनके बच्चों को, लेकिन इन बच्चों को नहीं मिलेगा। फिर किसको मिलेगा वो आप समझे, मतलब यहां से हम क्लियर कर सकते हैं कि जो अनमेच्योर्ड सन है यानी कि जिसकी एज बिलो 18 है उसको मिल सकता है। सन ऑफ डिजीज्ड सन यानी कि ग्रैंड सन है वो भी अभी अंडर मेजोरिटी है यानी कि 18 से बिलो, उसको मिल सकता है। अनमैरिड डॉटर है तो उसको मिल सकता है।
अनमैरिड ग्रैंड डॉटर है उसको मिल सकता है, या फिर विडो है ग्रैंड सन की तो उसको भी मिल सकता है। अगर इनमें से कोई नहीं है, इफ नो फैमिली, अगर उस एम्प्लॉय की कोई फैमिली नहीं है, देन किसको मिलेगा भाई, देन द पर्सन लीगली बाउंड टू कलेक्ट, वो व्यक्ति जो लीगली इस पैसे को कलेक्ट कर सकता उसको मिलेगा, उसके कोई रिलेटिव फैमिली में हो सकता उसको मिल सकता है। पक्की बात है। अब बात आती है कि भी इसमें जिस तरीके से पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, कितना होता है उसकी बात भी कर लेते हैं हम लोग। जो कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में, उसी तरीके से क्या इधर भी दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं क्या, दोनों इन सेंस की एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं क्या, तो नहीं जी, यहाँ पे कुछ चीजें अलग है। कंट्रीब्यूशन होगा किसके द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। तीनों कंट्रीब्यूशन की आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीएफ की, उसके बाद ये बोले तो ईपीएफ, उसके बाद एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस की, उसके बाद ईडीएलआई की, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम की। पीएफ में तो जाता है एम्प्लॉय का जो शेयर होता है वो कितना 12%, और एम्प्लॉयर का कितना जाता है, ये हमारे एम्प्लॉयर साहब, एम्प्लॉयर का जाता है आपका 3.67% ऑफ सैलरी ऑफ या वेजेस ऑफ एम्प्लॉय। इसमें एम्प्लॉय का, ईपीएस में एम्प्लॉय का 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। उसी तरीके से ईडीएलआई में एम्प्लॉय का 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 8.33%। तभी ये दोनों मिलाकर इक्वल हो जाता है ना, ये दोनों मिलाकर आपका हो जाएगा 12%, विच इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय। एंड ईडीएलआई में जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का 1 पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका होता है, एम्प्लॉयर का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट यहाँ पे करता है, तो एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना है 0.5%, 1% भी नहीं, 0.5%, और मैक्सिमम ₹75 पर मंथ पर एम्प्लॉय। यानी कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कितना कर सकता है भाई, तो 0.5% कैलकुलेट करेगा उसके वेजेस के ऊपर, और यहाँ वेजेस में क्या शामिल होगा, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए, ये शामिल होगा। उसका 0.5% कैलकुलेट करेगा, जो कि मैक्सिमम हो सकता है 75 रुपए, उससे ज्यादा होगा तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। अब कौन कौन से इंप्लॉइज एप्लीकेबल होंगे वो तो मैंने बताया, ये कैलकुलेट जो हुआ वो कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसका रेट मैंने बताया। लेकिन यहाँ पर जितने भी इंप्लॉइज होंगे जिनकी सैलरी जो है, बेसिक सैलरी अगर उनकी 15,000 रुपए पर मंथ तक है, अप टू, यहाँ पे लिख दो अप टू 15,000 पर मंथ, देन इसके साथ क्या होगा, ऐसे को आराम से कितना 0.5% के रेट से मिलेगा। पक्की बात है। अगर आपकी सैलरी मोर देन 50,000 रुपीज है, देन ऑल्सो contribution to be made on the basis of contribution to be made on the basis of 15,000 per month इंक्लूडिंग डीए। तब भी यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर के द्वारा वो आपका 15,000 पर मंथ सैलरी मानकर ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब बेनिफिट कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, कौन कौन एप्लीकेबल होता है, किस रेट से होगा, ये सब मैंने बता दिया। एंड लास्ट पॉइंट, बेनिफिट जो होगा कितना मिलेगा, हाउ मच, कितना अमाउंट मिलेगा, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करें। बिफोर अमेंडमेंट टू द स्कीम, यहाँ पे क्या होता था, एम्प्लॉयर
एक ही एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय को कम से कम 1 साल काम करना पड़ता था, यानी कि 12 मंथ सर्विस मस्ट बी रिक्वायर्ड विद इन वन एम्प्लॉयर, तभी आप एप्लीकेबल होते थे EDLI के लिए। लेकिन उसको हटा दिया गया, जिससे बहुत बेनिफिट मिला और आज के इस कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे देखा जरा बेनिफिट क्या है। सबसे पहले जो आपकी एवरेज सैलरी है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ की एवरेज सैलरी जो होगी वो मल्टीप्लाइड बाई 35, यानी कि लास्ट 12 मंथ की जो एवरेज सैलरी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 35 से, प्लस कर दो इसमें 1.75 लाख रुपीज, विच इज कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये तो कैप लगाया गया, यानी कि मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है, विच इज नॉट एक्सीडिंग 7 लाख रुपीज। अर्लियर इट वाज 6 लाख रुपीज एंड जो बोनस इसको हम लोग बोलते हैं ये था आपका 1.5, यानी कि 1,50,000 रुपीज। तो अब क्या है कि जो आपका कैलकुलेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि जो आपका एवरेज सैलरी है लास्ट 12 मंथ का, ये कैसे कैलकुलेट होगा। सपोज दैट मैं बात करता हूँ अप्रैल 2020 की, इस समय आपकी सैलरी थी 14,000 रुपीज और ये सैलरी बढ़ती गई, कम होती गई, और लास्ट में जो आपका सैलरी था मार्च 21 में वो था आपका 16,000 रुपीज। तो इसमें कभी 14,000 था, कहीं 15,000 भी था, कहीं 15,500 भी था, फिर 16,000 भी था। इन सबको ऐड कर दो, आप उसको डिवाइड कर दो, ये टोटल ऐड करने के बाद डिवाइड कर दो 12 से, देन ये आएगा आपका एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 12 मंथ। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 35 से, जो कि अमेंडमेंट से पहले ये 30 हुआ करता था, यानी कि जो ओरिजिनल लॉ है 1976 का जो स्कीम आया था उसमें अभी भी 30 ही दिखता है, जो कि अमेंड हो चुका है, और वो कितना 35 है। मैक्सिमम अमाउंट पहले 6 था, अब हो गया 7 लाख रुपीज का। मिनिमम आपको मिलेगा 1.75 लाख, तो मैक्सिमम मिनिमम आपको मिलना ही मिलना है, और मैक्सिमम हो सकता है 7 लाख रुपए तक। कोई भी एम्प्लॉयर इस स्कीम से अपने आप को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकता है, यानी कि हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को ये स्कीम कन्वे करना पड़ेगा, पास ऑन करना पड़ेगा, फैसिलिटी देना पड़ेगा, अगर उसके ऊपर EPF एप्लीकेबल है तो। लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि इससे एग्जेम्पशन पाले, मतलब ये बेनिफिट नहीं देना एम्प्लॉय को, तो वो EPFO यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को एक लेटर दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। वो भी किसको देगा, कमिश्नर को देगा उस जुरिस्डिक्शन के। उसके बाद क्यों वो इससे एग्जाम करना चाहता है वो बताएगा, और इससे बढ़िया कौन सा प्लान वो दे रहा है वो बताएगा। यानी कि अगर वो कोई ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट दे रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट जो कि इससे बढ़िया है, जो EPFO के द्वारा दिया जा रहा है इससे बढ़िया, यानी कि वहां पे जो पैसा है हो सकता है 10 लाख 12 लाख रुपए तक का मिल रहा हो, और एम्प्लॉयर चाहता है कि अपने एम्प्लॉय को बढ़िया दे बेनिफिट, तो वो चाहे तो अपने प्लान को लेकर कमिश्नर के पास एप्लीकेशन दे सकता है। अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड होगा तो उस एम्प्लॉयर को एग्जेम्प्ट कर देगा कि आप अपने एम्प्लॉय को इस स्कीम से हटा सकते हो, आप चाहें तो अपना स्कीम चला सकते हो। क्लियर है। तो आज के इस टॉपिक में हमने मेन क्या सीखा, EDLI स्कीम के बारे में, बिल्कुल A to Z क्या था, कैसे कब आया, किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है, किसको बेनिफिट मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, और कितना मैक्सिमम मिल सकता है और कितना मिनिमम हो सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।